नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित गोयल और आज हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम में स्ट्रेटजी क्या हो, कैसे हम एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें, या फिर मैं यूं कहूं तो हमें एग्ज़ाम में कोई भी पेपर अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, कैसे हम मिनिमम समय में मैक्सिमम मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। तो मॉक टेस्ट 1 एनटीपीसी 2022 का मॉक टेस्ट 1 जो हमने हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल करा रखा है, हमने हमारे एप्लीकेशन कोर्स पे अवेलेबल करा रखा है, मैं आपको उसकी सॉल्यूशन क्लास बताने वाला हूँ। अब ध्यान रखें कि एनटीपीसी में लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन जो हैं जीके जीएस से आते हैं और बाकी सारे के सारे क्वेश्चन मैथमेटिक्स और रीजनिंग से आते हैं। तो हम मैथमेटिक्स और रीजनिंग की बात करते हैं, जीके वाले सर जीके की बात करेंगे। यस, देखिएगा 45 से लेकर के 100 तक जो क्वेश्चन मैं भी आपको कराऊंगा वो सब के सब किस पर बेस्ड होंगे, मैथमेटिक्स और रीजनिंग पे। तो रेलवे इसका ऐसा का परफेक्शन नहीं होता है एसएससी जैसा कि 25 मैथ्स के 25 रीजनिंग के, नहीं, कहीं से भी कितने भी कुछ भी पूछ सकता है। तो देखें, यदि 3 लड़के और यदि 3 आदमी या 6 लड़के मिलकर काम 20 दिन में कर सकते हैं तो उसी काम को 6 आदमी या फिर 8 लड़के कितने दिन में करेंगे। तो टाइम एंड वर्क जब चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया तो कई बार ये बात समझाई कि जब और से क्वेश्चन शुरू होता है, यानी या से जब क्वेश्चन शुरू होता है तो ट्रिक क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ डेज ले लीजिए। टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय जो भी वर्कर का टाइप है। मान लो मैन है तो मैन 2 अपॉन मैन 1, मान लो वुमेन भी है तो वुमेन 2 अपॉन वुमेन 1, मान लो बॉयज़ भी हैं तो बॉयज़ 2 अपॉन बॉयज़ 1, मान लो गर्ल्स भी हैं तो गर्ल्स 2 अपॉन गर्ल्स 1, यानी बाद वाले बटा पहले वाले। यदि हम इतना कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे? तो मुझे टोटल नंबर ऑफ डेज दिए हैं 20, बाद वाले हुए 6 आदमी, पहले वाले हुए 3, 6 बटा 3 होता है 2, ऐसे 8 बटा 6, 8 बटा 6 होता है 4 बटा 3। बस मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। अब अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ तो इसका एलसीएम आता है भाई साहब 3, ये 3 मैंने नीचे लिख दिया, 6 और 4 10, 10 मैंने यहाँ लिख दिया, तो ये 10 बटा 3 हो गया, जो कि बाद में जाकर के ऊपर जाके 3 ऊपर चला जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 6। तो एग्ज़ाम में मुझे मेरा डायरेक्ट आंसर 6 मार्क करना था और टोटल नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय दिस, ये तो ट्रिक अपने को याद होनी चाहिए। तो जब मैं अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करता तो मैं केवल इतना ही लिखता, 20/2/4/3। और बेहतर होता कि अब देखो ये ट्रिक आपको कई बार पढ़ा रखी है कि भाई ये दोनों नंबर आपस में कट नहीं रहे, मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जोड़ना है तो जोड़ दो, घटाना है तो घटा दो, 10 आ गया। दूसरी बात क्या था, आपको 10 बटा 3 लिखना ही नहीं चाहिए था, आप डायरेक्ट ही 3 को ऊपर लिखते तो आपका आंसर और जल्दी आ सकता था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 45, इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 46, अब एरिया मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछा गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है और इसकी समान भुजाओं में से एक, तो समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, it is talking about isosceles triangle, that means it has 2 equal sides and the third one is known as the other side। तो तीसरी साइड तो अलग ही होगी, दोनों के बराबर नहीं होगी। तो ये लिखते ही मालूम पड़ गया दोनों में से एक साइड 5 है, मतलब 2 साइड 5-5 हो गई और तीसरी साइड हो गई 8। अब अगर इसे आप फॉर्मूले से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा भैया, पहले फॉर्मूला निकालो, फिर बेस मानो उसका 8, तो नहीं बेस मानो उसका 8 यस, फिर जाके अपना आंसर निकालो, तो बहुत टाइम टेकिंग होगा। आप इसे ट्रिपलेट के माध्यम से जल्दी कर सकते हैं। आपको मालूम है बेस 8 है, फिर ये 5 है और ये भी 5 है। एक बात हम जानते हैं कि यहाँ से जो मीडियन यहाँ पर आती है, ये मीडियन भी होती है और ये परपेंडिकुलर भी होता है, ये बात हम सब जानते हैं। और ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल में ये जो मीडियन आती है या फिर परपेंडिकुलर आता है, दोनों सेम ही होता है, एडी। इसकी खास बात है, ये क्या करता है कि एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल को 2 इक्वल राइट एंगल ट्रायंगल में बांट देता है, मतलब ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल है, तो भाई साहब ये 4 होगा, ये भी 4 होगा, और 3, 4, 5 के अकॉर्डिंग ये इसका परपेंडिकुलर कितना हो गया, 3 हो गया। मेरा आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। बस मुझे इतना ही एग्जाम में करना था। 47 नंबर क्वेश्चन देखें तो नंबर सिस्टम से लिया गया है और 0.23232323। देखिए समझने वाली बात है, इसने 0.23 को 3 बार ही रिपीट करा है। अगर तो ऐसा होता कि ये 3 बार ही रिपीट हो रहा होता तो फाइनली क्या होता, मैं इसके नीचे 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा देता, पर लो भाई साहब ये तो कट ही नहीं रहा है। इसका मतलब ऑप्शन में नहीं है,
ऑप्शन में नहीं है मतलब शायद एग्जामिनेशन से कुछ त्रुटि हो गई है, तो मुझे समझना चाहिए ये 0.2323232323 अनंत तक जाता जा रहा है। दैट मीन्स इसका मतलब है 0.23 बार, और बार 23 के ऊपर लगी हुई है। हम सब जानते हैं केवल पॉइंट को हटाना हो, केवल अगर पॉइंट को हटाना हो, मान लो 0.2 लिखा है, पॉइंट हटाना हो तो नीचे 10 लगा देते हैं, लेकिन पॉइंट के साथ अगर बार भी होती है तो पॉइंट प्लस बार हटाने के लिए 9 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 2 के ऊपर बार है, मैं दोनों बार हटा दूंगा, नीचे आ जाएगा 99। हालांकि ये सब करने के लिए मुझे कुछ लिखना नहीं था, पर आपको एलोबरेट करने के लिए मैं ये सब बता रहा हूँ। तो 23/99, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। गार्डन का गार्डनर से, गार्डन इज रिलेटेड टू गार्डनर द सेम वे, ठीक है, एनोलॉजी से क्वेश्चन लिया गया है। और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि गार्डन का जो गार्डनर से संबंध है, मतलब गार्डन में गार्डनर क्या काम करता है, भाई देखभाल करता है या उसको डेवलप करता है। ठीक ऐसे ही म्यूजियम के लिए कौन होता है, तो म्यूजियम के लिए गाइड नहीं होता है, म्यूजियोलॉजी नहीं होता है, म्यूजियोलॉजी तो पढ़ाई हो गई भाई, आर्टिस्ट नहीं होता, क्यूरेटर होता है। म्यूजियम में जो व्यक्ति देखभाल करता है, संभाल करता है, उसे बोलते हैं क्यूरेटर। वो लोग विशेष ध्यान दें जो मेरे भाई मेरे बहन ग्रामीण परिवेश के हैं, जिनको लगता है कि हमें इंग्लिश नहीं पढ़नी है, रेलवे में इंग्लिश नहीं आती है, तो भाई साहब जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें वन वर्ड ही तो काम आते हैं। अभी तो वन वर्ड काम आ रहा है, द वन हु टेक्स केयर ऑफ म्यूजियम इज नोन एज क्यूरेटर। हालांकि जो क्रिकेट में पिच देखता है, पिच की साथ संभाल करता है, उसे भी क्यूरेटर बोलते हैं। ये एक अमेजिंग फैक्ट है। चलिए 48 के आगे बढ़ें तो 49 देखें। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका लिया गया है कहाँ से, ज्योमेट्री से। एंगल बी ए सी 30 बना के दे दिया, ए बी सी 50 बना के दे दिया, सी डी ई 25 बना के दे दिया। ए ई डी किसके बराबर होना है ये बताना है। ए ई डी मतलब ये आउटसाइड वाला एंगल है। देखिए अब चूंकि डायग्राम बना बनाया तो फटाफट आंसर कर सकते हैं। अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँ तो भाई बहुत टाइम लगने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ तो ट्रायंगल ए सी बी जो कि कौन से ट्रायंगल में है, ट्रायंगल ए बी सी में है। अब एक एंगल 30 है, एक 50 है, दोनों मिलके 80 हो गए, तो बचा कितना, 100 डिग्री बचा। कौन से नियम से, जी टी मतलब ग्रैंड टोटल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब अगर मैं ट्रायंगल ई सी डी को देखूं तो जो एंगल ई सी डी खुद है वो स्ट्रेट लाइन एंगल है, तो ये एंगल 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल तो मैं पहले ही प्रूव कर चुका हूँ ना, ये तो 100 डिग्री है। तो अगर ये 100 डिग्री है तो ये अपने आप ही कितना डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। अब अगर मैं वापस इसी ट्रायंगल को देखूं तो एंगल सी ई डी ये होगा 75 डिग्री। 75 डिग्री कैसे हुआ, जीटी के अकॉर्डिंग हुआ। जीटी मतलब ग्रैंड टोटल ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो 80 25 105 होता है, 180 में से माइनस किया तो बचा 75। अब मैं क्या देख रहा हूँ, अब मैं किसी ट्रायंगल को नहीं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ एंगल ए ई डी जो कि मेरे से पूछा गया है, वो भी तो स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है। तो भाई साहब अगर ये वाला 75 बन रहा है तो ये वाला 105 डिग्री बनेगा ही बनेगा। ये मैं कब निकाल पा रहा हूँ 105 डिग्री, जबकि मैं यहाँ पर भी काम ले रहा हूँ स्ट्रेट लाइन एंगल। सीधी रेखा, सरल रेखा पे बना हुआ कोण हमेशा 180 डिग्री का ही होता है। ये तो एक तरीका था। अब आपको हमेशा इसकी मेंटल प्रैक्टिस करनी चाहिए। EAT एक्सटर्नल एंगल थ्योरम, यानी एक त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग तीसरे बहिष्कोण के बराबर होता है। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द थर्ड एक्सटीरियर एंगल ऑफ दैट ट्रायंगल। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 80। मैं 80 तक आ गया, इसको हटाओ। अब इन दोनों का टोटल करूं तो ये भी तो इसका एक्सटीरियर एंगल हुआ, तो 80 + 25 इज इक्वल टू 105। मैं यहाँ तक और तेजी से आ सकता था। क्वेश्चन नंबर 49 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लेते हैं। ये तो भाई साहब हो कितनी आसान सीरीज है भाई। ये है स्पेशल 026। स्पेशल 026 जो कि मैं क्लासरूम में भी आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ। 0 2 6 12 20 30 42 56 72 90 90 110 132 156 182 210 240 272 306 342 एंड सो ऑन 380 चलता जाएगा। ये है क्या स्पेशल 026? स्पेशल 026 के अक्षय कुमार की पिक्चर थी एक, उससे याद रखना आसान है। स्पेशल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस सीरीज को मैं प्राप्त कर सकता हूँ कैसे, x² + x से।
मैंने लिखा 0 का स्क्वायर प्लस 0 0, 1 स्क्वायर प्लस 1 2, 2 स्क्वायर प्लस 2 6, 3 स्क्वायर प्लस 3 12 एंड सो ऑन। ऐसे भी मालूम कर सकता हूँ, या फिर इस सीरीज को मैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से चेक कर सकता हूँ। 1 स्क्वायर माइनस 1 0, 2 स्क्वायर माइनस 2 2, 3 स्क्वायर माइनस 3 6, 4 स्क्वायर माइनस 4 12 एंड सो ऑन। या फिर जो बेस्ट तरीका है वो है a इंटू बी, या फिर प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स a और उसका नेक्स्ट नंबर। तो हम शुरू करते हैं 0 और 1 से। 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 3 इंटू 4 4 इंटू 5 5 इंटू 6 6 इंटू 7 7 इंटू 8। तो ये सीरीज तो भाई बहुत ही प्रसिद्ध सीरीज है। 42 के बाद आएगा 56, ये हमारा आंसर आ गया। एक वस्तु को 138 में बेचा जाता है तो 8% का लॉस होता है। अगर 4% प्रॉफिट चाहते हैं तो बहुत आसान है भैया, थंब रूल आपको बता रखा है। थंब रूल होता है कि जो पूछा जाए उसको ऊपर रख दो। तो भाई साहब मुझे तो 4% प्रॉफिट पूछा गया है, यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 104, और जो दिया है वो 92% है। 92 कैसे आया? 100 में से 8 गया तो 92 आया। अब देखो भाई टेबल्स तो अच्छे से याद होने चाहिए। 46 इंटू 2 होता है 92, 46 इंटू 3 होता है 138। इसको 2 से काट दो, ये 52 हो गया। 52 इंटू 3 होता है 156। ये मेरा आंसर आ गया। डन। क्वेश्चन नंबर 52, दो पासे अगर एक साथ फेंके तो देखो जब दो पासे एक साथ फेंकते हैं तो टोटल आउटकम्स होते हैं 36, क्योंकि पहले वाले के 6 और दूसरे वाले के 6, 6 छंग 36। 36 में से 12 टोटल तो एक बार ही आता है जब दोनों का टोटल 6 और 6 होता है। तो ये आंसर तो वैसे ही क्रैम करा हुआ होता है 1/36। एक तरीका तो ये हुआ। या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जब आप दो पासे फेंकते हैं तो टोटल 1 नहीं आ सकता है। 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी आती है वो फ्रीक्वेंसी कैसे आती है? 0 1 2 3 4 5 और 6। या तो आप इस टेबल को याद कर ले भाई, ये आपके लिए ज़्यादा आसान हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए आसानी से हो सकता है कि आपने क्या करा, जो इम्पॉसिबल टोटल है वो लिख दिया। मैं इम्पॉसिबल टोटल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब मैं दो पास से फेंकूंगा तो मिनिमम 2 तो आएगा ही आएगा। 1 + 1 2, इससे कम तो आ नहीं सकता है। और मैक्सिमम 12 आएगा। 6 + 6 12, इससे ज़्यादा आ नहीं सकता है। तो जो इम्पॉसिबल है वो तो 0 बार आएगा, लेकिन जो पॉसिबल है 2 3 4 5 6 7 8, ध्यान रखना 7 हमने 2 बार लिखा, 7 8 9 10 11 12, यहाँ गिनती लिख दो 1 2 3 4 5 6। एक तरीका तो भैया इसको याद करने के लिए ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका ये होता है अप टू 7। अप टू 7 अगर आपको कोई भी टोटल चाहिए जो कि इधर लिखा है, अप टू 7 वाले टोटल के लिए इसमें से एक माइनस कर दो। मान लो मेरे से को बोले कि भाई 5 टोटल कितनी बार आता है? 5 में से एक माइनस कर दो, 4 बार आता है। 2 टोटल कितनी बार आता है? 2 में से एक माइनस कर दो, 1 बार आता है। 7 टोटल कितनी बार आता है? 7 में से एक माइनस कर दो, 6 बार आता है। एक तरीका तो ये होगा अप टू 7। और बाकी सब के लिए क्या करना होता है आपको? 8 to 12 के लिए जो भी है उसको 13 में से माइनस कर दो। जैसे मेरे से किसी ने पूछा भाई 8 कितनी बार आता है, तो 13 में से 8 गया तो 5। 10 कितनी बार आता है? टेबल बनाओ मत। 13 में से 10 गए तो 3। 12 कितनी बार आता है? 13 में से 12 गए तो 1। तो मेरा आंसर आ गया 1/36। ऑल ओके। जो कुछ कॉपी करना हो वीडियो पॉज करके कॉपी कर लिया कीजिए, है ना। 53 तो बहुत बहुत प्रसिद्ध है। एसएससी हजारों बार पूछ चुका है, लाखों करोड़ों बार पूछ चुका है भाई। इसका मतलब है आता ही रहता है। इन सब के बीच में गिनती करते करते cos 90 डिग्री भी आएगा, और हम सब जानते हैं cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, और एक 0 सबको 0 बना देगा। एक व्यापार के मेले में पहले दिन इतने लोग आए, सो एंड सो ऑन 4th डे नंबर रिड्यूस। ओके भाई, कुल मिला के क्या है, कोई संख्या इतनी थी घट करके इतनी रह गई। तो बताओ कितने % की इसमें कमी पूछ रहा है। बाय व्हाट % पीपल रिड्यूस्ड। तो मैं काम करता हूँ रिड्यूस नहीं निकालता हूँ ना, मैं तो निकाल देता हूँ कितने रह गए। तो 169,000/845/00 इंटू 100। इस वाले 100 को हमेशा बचा के रखते हैं क्योंकि अपने को फ्रैक्शंस याद होते हैं। अब अगर इसको आप अप्रॉक्सीमेटली देखें तो मैं इसको 17 मान सकता हूँ, और 17 पंजे 85, मतलब 1/5 के आसपास आ रहा है। तो अब क्या है, मैं 5 बार कंफर्म नहीं हूँ 5 बार कटेगा, मैं मल्टीप्लाई करके कंफर्म कर लेता हूँ। कैसे? 9 पंजे 45। ओके भैया 5 आया।
कैरी कितना हुआ 4, 30 + 4 34 कैरी हुआ 3, 5 + 3 845 बिल्कुल सही है, 5 बार कट गया। और हम सब जानते हैं 1/5 का मतलब होता है 20%। तो 20% कम नहीं हुआ है, 20% तो रह गया, रिमेनिंग 20% है। दैट मीन्स जो कमी आई है वो कितनी आई है 80% की, तो मेरा आंसर होगा 80%। ये सब बातें मैं आपको डीआई में पढ़ा चुका हूँ कि कोई भी क्वेश्चन कभी कमी वृद्धि मत निकालो, हमेशा डायरेक्ट निकाल लो। अगर डायरेक्ट 20% आ गया इसका मतलब 80% की कमी है, डायरेक्ट 30% आ गया मतलब 70% की कमी है, डायरेक्ट 120% आ गया मतलब 20% की वृद्धि है, डायरेक्ट 135% आ गया मतलब 35% की वृद्धि हो गई। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। भाई पुरुषोत्तम और अंजलि का विपरीत दिशाओं में क्या होता है, स्पीड हमेशा प्लस होती है। तो स्पीड टाइम डिस्टेंस से कर लेंगे एसटीडी से, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। मैंने देखा दोनों की स्पीड का टोटल होगा 33.5, 2.5 घंटे मुझे टाइम दे रखा है, 2.5 घंटे बाद मुझे इनकी डिस्टेंस मालूम पड़ जाएगी। तो वैसे क्या है, ऑप्शन अपने को दूर दूर दिए हैं, तो हम मल्टीप्लाई करते समय दो तरीके काम ले सकते हैं। या तो मैं इसको मेंटली करूं कि मान लो भाई 33.5 नहीं होता 33 होता, तो 33 पहले घंटे का, फिर 33 दूसरे घंटे का 66, फिर 33 का आधा 17.5, 16.66 और 17.5 नियर अबाउट 82.5। तो अगर 33 स्पीड होती तो भी 82.5 तो हो ही जाता। कैसे हो जाता, पहले घंटे का 33, दूसरे घंटे का 33 और आधे घंटे का 16.5। तो मैंने देखा यार 82.5 तो हो ही गया। अब अगर इसका मतलब स्पीड ज़्यादा है तो क्या होगा आंसर 82.5 से ज़्यादा आएगा, और एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 82.5 से ज़्यादा है। या फिर मैं क्या करता, इसको मल्टीप्लाई कर लेता, 25 का टेबल बोलता, 25 पंजे 125 कैरी होता है 12, 75 12 87। एक ही ऑप्शन है, दो ऑप्शन है जिसके लास्ट में 0.75 है, कैरी होता है 8, फिर 75 और 8 83.75। कैसे भी कर सकते हो, बहुत सारी टेक्निक आपको क्लासरूम में सिखाई जाती है, सब कुछ होता है। बहुत बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई कि अच्छा इनको प्लस नहीं करना है, ओके। ये नंबर एक पूर्ण वर्ग कब बनेगा, क्या जोड़ दें, जोड़ लो भाई साहब। देखो ये बेस्ट फ्रेंड रहे, 10 तो ये हो गए, 20 ये हो गए, 10 और 20 30, 30 और 14 44। अब 44 में क्या जोड़ू कि स्क्वायर यानी 49 हो जाए, तो 5 जोड़ेंगे, तो अपना आंसर आ गया सेकंड ऑप्शन। इसमें एज सच कोई बड़ा खेल नहीं था, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आ गया रीजनिंग का, वाया रेल को कुछ ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि या तो सेम लेटर सेम पोजीशन है या फिर क्रिस क्रॉस हो रहा है। तो पहली चीज़ तो हम जो ट्राई करते हैं वो सेम लेटर और सेम पोजीशन ही ट्राई करते हैं। चेक कर लेते हैं भाई साहब, V का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है कितना 22, तो X का कितना होता है 24, तो शायद +2 हो गया है। बाकी सब में चेक करते हैं, I 9 पे आता है, K 11 पे आता है, 2 और प्लस हो गया, A C 2 प्लस, R T 2 प्लस, A C I K, हाँ सभी में 2 प्लस हो रहा है। तो ये हमेशा सब में चेक करना चाहिए। कोई बार क्या करता है कि सब में 2 प्लस करता है, आखिरी वाले में 2 माइनस कर देता है, या बीच वाले में 2 माइनस कर देता है, या कहीं पर +3 कर देता है, कुछ भी वेरिएशन कर सकता है। तो एक बात पक्की है, सब में +2 कर रहा है और मुझे इसका कोड करना है। एस आता है 19 पे 2 जोड़ूंगा तो क्या आएगा U। अब मैंने देखा सब ऑप्शन में U है, T में 2 जोड़ूंगा तो आएगा V, ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया। R में 2 जोड़ूंगा तो आएगा T, तो अभी तक सब ऑप्शन जिंदा है। अब मैं क्या चेक करूं, खास ट्रिक समझो भाई, जब शुरू के 5 लेटर तीनों ऑप्शन में सेम है तो मैं 5 लेटर को क्यों चेक करूं, मैं किसी और लेटर को चेक करूं, जैसे कि लास्ट लेटर Y में 2 जोड़ेंगे ना, तो देखो 25 + 2 27, 25 और 2 27 होता है, 27 नंबर होता नहीं तो गिनती वापस शुरू कर दो, 27 में 26 माइनस कर दो, एक नंबर आएगा, एक नंबर पे आता है A, दैट मीन्स ये गलत है। अब मैंने देखा कि इसमें यार सेकंड लास्ट और लास्ट भी सेम है, तो थर्ड लास्ट ही तो अंतर है, थर्ड लास्ट को पकड़ लेते, थर्ड लास्ट है E, 5 और 2 7, 7 पे आता है G। ऐसे आपका आंसर फटाफट आता है। डन। 58 की अगर बात करें, 58 आता भाई बहुत सिंपल बॉडमॉस का सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सॉल्व करते जाते हैं, अलग अलग ब्रैकेट दे रखे हैं, तो मंजिला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, चलो पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखो 16 में अगर 4 का भाग दूँ तो 4 आएगा, 4 माइनस होगा 3 प्लस होगा, दो अलग अलग बातें हैं। तो 4 + 2 6, 6 - 4, 6 - 4 करने से अच्छा है इस वाले 4 से इस वाले 4 को कैंसिल कर देते, तो 2 + 3 हो जाता है हमारे पास में 5। तो मैं यहाँ पर 5 लिख देता हूँ, पहला तो 5 हो गया प्लस। अब अगर मैं
अब अगर मैं इसके आगे की बात करूं और सेकंड ब्रैकेट को देखूं तो सेकंड ब्रैकेट है 56 प्लस 157 डिवाइडेड बाय 19, दैट मीन्स 3, तो 5 प्लस 3। अभी मुझे 5 प्लस 3 करना नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और बॉड मॉस के अकॉर्डिंग प्लस बाद में होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड पहले होता है। अब भाई साहब मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ, तो 8 में से 4 गए तो 4। अब ये ब्रैकेट ऊपर नीचे दिख रहा है तो इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। 36 17 माइनस 36 ये तो नेगेटिव आ जाएगा, माइनस का 19 आ जाएगा भैया, कोई बात नहीं। 4 माइनस 19 दैट मीन्स माइनस का 15, ऑप्शन माइनस में दे भी रखें। अब पहले ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 45 आ गया, 5 माइनस 45 इज इक्वल टू माइनस का 40, ये अपना आंसर आ गया। जितने ज़्यादा आपको टेबल्स याद होंगे उतना अच्छा होगा। 59 में चल रहा है भाई साहब ASTC, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये सब हम ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट में पढ़ते हैं, यानी 0 डिग्री टू 90 डिग्री, 90 डिग्री टू 180 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट 180 टू 270, फोर्थ क्वाड्रेंट 270 टू 360 डिग्री। यहाँ पर साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक सबके सब प्लस होते हैं। यहाँ पर एस फॉर स्कूल, स्कूल मतलब साइन और कॉसेक, ये दो ही प्लस के होते हैं। टी फॉर टेन और कॉट, ये दोनों ही प्लस के होते हैं। सी फॉर कॉस, कॉस अपॉन सेक, ये दोनों ही प्लस के होते हैं। बात ये सब हमें कैसे याद रहे, सी का मतलब कॉस है या सी का मतलब कॉस है या सी का मतलब कॉट है, तो ध्यान रखें ऊपर वाले तीनों काम आते हैं, साइन, कॉस और टेन, और इनके नीचे वाले अपने आप इनके साथ फ्री आ जाते हैं। खैर अब कॉस जो है, जो कॉस 12 डिग्री हो तो 12 डिग्री ही रहेगा, कॉस जो 84 है वो 84 ही रहेगा, कॉस 168। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी 90 या फिर 270 में से माइनस करना, वो कभी काम नहीं लेना चाहिए क्योंकि उससे फिर साइन कॉस में, कॉस साइन में बदल जाता है, या फिर टेन कॉट में या कॉट टेन में बदल जाता है, मतलब अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर से बदल जाता है। दूसरा होता है सप्लीमेंट्री पेयर, उसमें कॉस कॉस ही रहेगा। तो हम क्या करें, ऑरिजिनली 168 है, इसको 180 में से माइनस कर दो तो आ जाएगा कॉस का 12 डिग्री, क्योंकि 180 और 168 का अंतर 12 होता है। अब मुझे ये चेक करना है प्लस है कि माइनस है। भाई साहब ये तो 168 यहाँ आता है, यहाँ तो साइन और कॉस एक प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा। ऐसे 96 भी यहाँ आएगा तो ये भी माइनस का 6 डिग्री हो जाएगा, सॉरी माइनस का 84 डिग्री हो जाएगा। तो इस वाले प्लस से ये वाला माइनस, इस वाले प्लस से ये वाला माइनस, कैंसिल, आंसर आ जाएगा 0। क्लियर है? ये सब आपको कई बार पढ़ाया जा चुका क्लास के अंदर। वह सबसे छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 3 जोड़ने पर, मतलब एलसीएम का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम क्या करें, इन सब का एलसीएम ले लें में 25 और 21। अब हम बहुत सारी ट्रिक्स पढ़ चुके हैं एलसीएम की, लेकिन अभी इसमें से कुछ काम कर नहीं रहे, तो बेसिक तरीके से कर लेते हैं। 3, 9, 7, 35, 25 एज इट इज आ जाएंगे। फिर भाई साहब फिर 3, तो ये 3 से भाग तो अब किसी और में जा नहीं रहा है, तो मैं काम करता हूँ अगला 3 भी यहीं लिख देता हूँ 9, तो ये 1 हो जाएगा। अब किससे भाग दे सकते हैं, 5 से, 7, 5, 7, फिर 5 और फिर ये 7, ये सब कुछ हो गया। तो ये हो गए मेरे पी फैक्टर्स। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 7 पंजे 35, 35 पंजे 175 इंटू 27, 27 पंजे 135 कैरी होगा 13, 189 और 13 202 कैरी होगा 20, 4725। 4725 तो भाई साहब वो नंबर है जो सबको पूरा पूरा डिवाइड, जिसमें इन सबका पूरा पूरा डिवाइड चला ही जाएगा। पर मुझे तो वो नंबर चाहिए, मुझे चाहिए x जिसमें 3 जोड़ने पर 4725 आ जाए। इसका मतलब x जो इससे 3 छोटा होगा, तो x की वैल्यू आएगी 4722। ये आ गया मेरा आंसर। एक तरीका तो भैया ये था, बिल्कुल सीधे सीधे रास्ते चलो और सीधे सीधे रास्ते से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। दूसरा तरीका क्या होता है, आप हमेशा यूनिट प्लेस का सहारा लेते हैं। तो मैं क्या देख रहा हूँ यूनिट प्लेस से यार, कि जो भी नंबर में 35 या 25 का डिवाइड जाएगा, चूँकि खुद ही 5 के फैक्टर हैं, तो उनके आंसर में भी, उनके मल्टीपल में भी 5 का डिवाइड जाएगा, और 5 की टेबल के लास्ट में या तो 5 आता है या फिर 0 आता है। और मुझे बाद में उसमें से क्या करना है, 3 माइनस करना है। तो 5 में से 3 जाने पर 2 आते हैं, 10 में से 3 जाने पर 7 आते हैं। मतलब मेरा ऑप्शन एक ऐसा होगा जिसके लास्ट में या तो 2 हो या फिर 7 हो। तो भैया ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है, बचे 2 ऑप्शन।
यार 317 होगा नहीं, क्योंकि अगर मैं 317 में 3 जोड़ दूंगा तो 320 हो जाएगा, और 320 में ना तो 25 का डिवाइड जाएगा, ना 35 का, ना 21 का, और ना 27 का। इनमें से किसी का भी डिवाइड नहीं जा रहा है। अब मुझे कैसे मालूम पड़ा डिवाइड नहीं जा रहा है? भाई दुनिया के जिस किसी नंबर में 21 का डिवाइड जाएगा उसमें 3 का डिवाइड भी जाएगा और 7 का डिवाइड भी जाएगा, क्योंकि 3 और 7 इसके फैक्टर्स हैं, और इसमें 3 का डिवाइड नहीं जाता, मतलब ये गलत है और ये सही है। ये था क्वेश्चन नंबर 60। 61 देखें। हाँ, आपको बता दें कि भाई जैसे बैंक में पजल आती है वैसी की वैसी पजल कहाँ आती है? वैसी की वैसी पजल आती है एनटीपीसी में। फ़र्क यह है कि बैंक की पजल आती है 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, कई बार 6 या 7 क्वेश्चन एक साथ, इन जनरल 5 क्वेश्चन। एनटीपीसी इन जनरल एक बार में 1 क्वेश्चन। तो इन पर भी अपनी कमांड होनी जरूरी है। 5 लड़के 5 लड़कियां बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं, ठीक है। लड़कों के नाम मुझे मालूम है, लड़कों के नाम है ABCD, लड़कियों के नाम मुझे मालूम है PQRST। मैं मान लेता हूँ ऊपर लड़के बैठे हैं, नीचे लड़कियाँ। C सेंटर में बैठा है, तो 1 2 3 4 5, बड़ा डायग्राम हो जाएगा, थोड़ा छोटा कर लो। 1 2 3 4 5, C बीच में बैठा, A उसकी बाईं ओर बैठा है। ये थोड़ी बताया कि कितने बाईं बैठा है, तो A इधर भी हो सकता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कहीं पर 1 हो, A इधर कहीं आएगा। D कहाँ बैठा है? B और C के बीच में बैठा है, तो D इधर, B इधर C, या फिर D इधर B इधर C, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर T जो कि S के बाईं ओर बैठी है, मतलब S इधर है तो T इधर है। ध्यान रखें, ऊपर वालों का लेफ्ट अपना राइट देखेगा, क्योंकि वो नीचे की तरफ देख रहे हैं, ये दोनों पैरेलल लाइन वाली पजल है, और नीचे वालों का राइट लेफ्ट वही है जो अपना राइट लेफ्ट है। 1 मिनट भैया, है ना। तो कहाँ थे भाई साहब? हाँ, यहाँ तक पहुँच गए। जो B के सामने बैठी है, तो B के सामने कौन बैठी है भाई साहब? ये मुझे पढ़ना पड़ेगा। T जो S के बाईं ओर बैठी है, तो मतलब T की बात कर रहा है, B के सामने भी बैठी है। अब इंग्लिश में और पढ़ ले में, T हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ S, ना 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 ना, बाईं ओर बोला है, ये तो बोला ही नहीं कि ठीक बाईं बैठी है, तो इसका मतलब ठीक बाईं नहीं है, बाईं ओर कहीं पर भी हो सकती है। और T इज सिटिंग अपोजिट B, ठीक है। T जो है हमेशा B के अपोजिट बैठेगी। अब पहले तो मुझे B मालूम नहीं है, तो मैंने शॉर्ट नोट बनाया B और ये S, सॉरी B और ये T। अब क्या करने वाले हैं भाई? जो कि E से 2 सीट दूर है। अब E से 2 सीट दूर तो भैया कोई मेल ही होगा ना, तो B की बात कर रहा है, इसका मतलब B और E में कितनी सीट का अंतर है? 2 सीट का अंतर है, ठीक बात है। जब B बैठेगा तो भाई साहब पीछे पीछे E भी बैठ जाएगा। अच्छा, एक बात मुझे समझ में आई कि जब A तो इसके इधर लेफ्ट में बैठ रहा है, तो ये वाली पोजीशन सही नहीं हो सकती है, क्योंकि D और B दोनों इधर बैठ जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। इसका मतलब इधर D बैठेगा और इधर B बैठेगा, और B से 2 छोड़ के E बैठेगा, तो ये E हो गया, तो बट ऑब्वियसली ये A हो गया। ये सब खत्म हो गए। B के अगेंस्ट कौन बैठा है? T बैठा है, या T बैठी है, तो ये बात भी खत्म हो गई। अब P कहाँ है? Q और R के बीच में है, तो आपको बताना है E के सामने कौन बैठा है। अच्छा, गड़बड़ है भाई। तो 5 boys ABCD, 5 girls so and so, C is sitting in the center, okay, and A is sitting on his left, okay, D is sitting between B and C, इधर ये आएगा तो उधर नहीं आ सकते, ठीक है, BDC हो गया। D is sitting between B and C. T is who is left of S is opposite to B, who is 2 seat away from E. P is sitting between Q and R. ओके भैया, अब P जो है Q और R के बीच में है, या तो ये वाली बात हो सकती है या फिर ये वाली बात हो सकती है, और S तो इधर ही कहीं पर है। मुझे एक बात मालूम पड़ गई कि P Q R लाइन से यहाँ पर होंगे, या फिर S इधर होगा, और अगर S इधर हुआ तो P Q R लाइन से इधर होंगे। अब ये तो मामला फंस गया, क्योंकि अगर P Q R लाइन से इधर होंगे तो यहाँ पर R भी हो सकता है और Q भी हो सकता है, और अगर इधर होंगे तो यहाँ पर P हो जाएगा।
तो मेरे से तो बोला ई के सामने कौन बैठा है, या ई के सामने कौन बैठी है, तो ई के सामने आर क्यू पी, आर भी ऑप्शन में है, क्यू भी ऑप्शन में है और पी भी ऑप्शन में है। तो ये वही विवाद की स्थिति, यानी मजबूरी में आपको ये मानना पड़ेगा टी कि टी जो है एस के जस्ट लेफ्ट में बैठी है, और इस पोजीशन को काट दो, इस वाली पोजीशन को सही मान लो, मजबूरी है। ए बी सी कई बार क्लास में पढ़ा चुके, ए फॉर ऑल ओके, बी फॉर बट ऑप्शन नॉट अवेलेबल, सी फॉर कंपल्शन, ये हमारे लिए कंपल्शन हो गया। 61 62 पर आते हैं। ये नया क्वेश्चन पूछा था यार, कभी कभार उठपटांग चीज़ें पूछते रहते हैं, स्टैट्स को लेकर के है। मीन 40 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, तो विचलन गुणांक बताएं। विचलन गुणांक क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। विचलन गुणांक क्या होता है, मानक विचलन अपॉन माध्य इंटू 100, यानी 5/40 गुणा 100। 5/40 कट के आता है 1/8, और 1/8 हम सब जानते हैं 12.5% होता है। नेक्स्ट 63, ए बी का भाई है, बी सी का पिता है, ये लो भाई साहब, जेंडर कोडिंग आपको मालूम है, जेंडर कोडिंग अंडरस्कोर या फिर अंडरलाइन। ए बी का भाई है और बी क्या है, सी का पिता है, तो बी का बेटा हो गया सी, बेटा नहीं पता नहीं कौन, बेटा है बेटी। डी क्या है, डी ए की पत्नी है, ये लो, डी ए की पत्नी हो गई, हस्बैंड वाइफ को एक बॉक्स में बंद कर दो। तो डी किस प्रकार सी से संबंधित है, तो सी से टू सी जाके सी की छाती पर बैठ जाओ, सी से देखो डी को, पहले देखने अपने पापा, पापा का भाई अंकल, अंकल की वाइफ आंटी। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा सॉल्व करते समय इंग्लिश में सोचना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश वाला ऑप्शन, अब हिंदी में तो चाचा भी हो सकता है, ताऊ भी हो सकता है, इंग्लिश में तो अंकल ही होगा ना। तो मैंने क्या पढ़ा, भतीजा भांजी चाची मौसी, ये रहा अंकल, चाचा मामा फूफा मौसा सब आ गए। देखो आजकल इसी तरह के ऑप्शन आते हैं। 64, उसका चयन करो। अच्छा एनालॉजी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट ही हो रहा है, देखो रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, ए के पीछे जेड आजाद, बी के पीछे वाई बाय, कक्षा दूध वाला, तो जी के पीछे क्या, जी टी गणेश टेम्पल। टी से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, पर इसको फिर भी वेरीफाई कर लो। एस से हनी सिंह एच एस, आई से इंडियन रेलवे, जे से जोधपुर क्वीन, बिल्कुल सही सेट हो गया। नेक्स्ट, एक दुकानदार ने 2 खिलौनों को 990 रुपये में प्रत्येक को बेचा। देखो बेचे वाली बात में क्या है, एक पे 10% प्रॉफिट, एक पे 10% लॉस। अगर सेलिंग प्राइस सेम होती है तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा लॉस होता है, और वो लॉस परसेंटेज क्या होता है, जो भी परसेंटेज दिया उसका स्क्वायर अपॉन 100। तो 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 100 अपॉन 100 1% का होगा लॉस। साथ ही ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह के क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस सेम नहीं हो करके कॉस्ट प्राइस सेम होती है, उस स्थिति में नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। नेक्स्ट भाई, मुझे तो इसमें डायगोनल निकालना है, तो 30 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर होता है। तो फटाफट मन में निकाल लेते हैं। 30 का स्क्वायर 900, 10 का स्क्वायर 100, 900 और 100 1000, और ये 225 होता है। 1225, 1225 हम सब जानते हैं 35 का स्क्वायर होता है, तो आंसर आएगा 35 मीटर। 67 अगेन सॉरी मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ गया। क्या करेंगे भैया मेंसुरेशन के क्वेश्चन में, हम जानते हैं कि अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो 2 तरीके होते हैं, या तो बेस का एरिया इंटू हाइट कर दो, या फिर पहले फलक का एरिया, दूसरे फलक का एरिया, तीसरे फलक का एरिया अंडर रूट में डाल दो। इसने दे ही दिया कि तीनों फेस, ये वाला फेस, छोटी दीवार, ये वाला फेस, बड़ी दीवार और छत, इन सबका अलग अलग आपको एरिया दे दिया, उन सबको रूट में लिख दो, तो आंसर हो जाएगा रूट ए बी सी। है ही नहीं ऑप्शन में, ये रहा फोर्थ ऑप्शन था, ए बी सी की पावर 1/2, ए बी सी रेस टू द पावर 1/2, यानी ए बी सी की घात 1/2 का मतलब भी होता है अंडर रूट। 68 एक्स की वैल्यू बतानी है, एक्स ये रहा। अगेन मेरे से इसमें एक आउटसाइड एक्सटर्नल एंगल पूछा गया है, तो देखो भाई साहब 1 2 3 4 5 पंचभुज है, पंचभुज का योग होता है इंटरनल का 540, ठीक बात है। कैसे, n-2 इंटू 180, n हो गया 5, 5 में 2 गए 3, 18 3 54 540। अगर ये 115 है तो भैया ये तो 100 होगा ही स्ट्रेट लाइन एंगल से, ये 115 होगा, ये निशान दे रखा मतलब 90 डिग्री है, 115 और 115 230, 330 420, बचा 120 अंदर वाला,
तो बाहर वाला तो 60 ही बचेगा ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल है। तो आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन। 68 के बाद में देखें 69। भाई तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड करने वाला क्वेश्चन है, जोड़ना ही तो है। तो मुझे इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ये सोचना चाहिए कि पॉइंट के बाद में राइट हैंड साइड की तरफ, पॉइंट के बाद में राइट हैंड साइड की तरफ मैक्सिमम कितने डिजिट दिए हुए हैं। तो मैं क्या देख रहा हूँ, 5 डिजिट मैक्सिमम है। तो सबसे पहले मैं सब में 5 डिजिट मान लूंगा। तो 5वां डिजिट यूं टिप्स पे काउंट कर लो भाई, 5वां डिजिट अकेला 5 ही है, लास्ट में 5 आएगा, सारे ऑप्शन में है। अब 2 जगह मिलेगा, 2 और 5, 7 और कहीं नहीं मिलेगा, 7 भी सभी ऑप्शन में है। तीसरा डिजिट 0, 3 जगह मिलेगा, 0 और 2, 2, 2 और 5, 7। इस वाले ऑप्शन में 7 नहीं है। एग्जाम में हम क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन को इग्नोर कर देंगे। हाँ क्या, अरे बोल भाई, जल्दी जल्दी लेके जा, बैग पढ़ा दो। हाँ कहाँ थे भैया, 5 आ गया था, 7 आ गया था, एक बार और 7 आ गया था, तो ये तो हो गया गलत। अब मैं 4th डिजिट देखूंगा राइट हैंड साइड से, तो क्या होगा, 2 है, इधर से भी 2 ही होगा, नहीं क्या यार, सबके सब राइट हैंड साइड से चलना है। 5वां डिजिट मुझे देखना है, 5 है, बाकी किसी में 5 है ही नहीं, क्योंकि इसके आगे 4 बार 0 लगा है, इसके आगे 3 बार 0 है, इसके आगे 2 बार 0 है, इसके आगे 1 बार 0 है, तो सब में 5 दे ही रखा है। अब सेकंड डिजिट 2 है, 2 एंड 5 7, सब ऑप्शन में लास्ट में 7 है। 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 7, सॉरी 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 5 7, जिसमें 7 नहीं है। अब मैं देखूंगा राइट हैंड साइड से चौथा डिजिट, जो इधर से 2 होगा, इधर से 0 होगा, 2 और 0 2, इधर से भी 2 होगा, 2 और 2 4, इधर से 5 होगा 9, इधर से 0 होगा, 9 का 9 सभी ऑप्शन में है भैया, तो कुछ कैरी नहीं हो रहा है। अब मैं देखूंगा फर्स्ट लास्ट डिजिट, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 5 भी सभी ऑप्शन में, कैरी एक हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर एक कैरी हुआ, इधर कुछ नहीं है, 1 और 6 7, 7 और 2 9, 9 और 0 9, 9 और 2 11, ये वाला ऑप्शन कट गया। अब अगर ये वाला ऑप्शन कट गया तो बचा कौन सा, ये शुरू के 2 ऑप्शन बचे। एक तो हुआ मेरे पास में कैरी, अगर एक कैरी हुआ है तो यहाँ से गिने तो एक तो मैंने लिख दिया कैरी हो गया, 1 1 और 2 3, 3 और 6 9, इधर है ही नहीं, तो 9 दोनों ही ऑप्शन में है। अब ना कुछ कैरी हुआ ना कुछ फॉरवर्ड हुआ, कुल मिला के मुझे पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में तीसरा डिजिट देखना है। 2 है, 2 और 6 8 हो गए, और कहीं पर कुछ भी नहीं है, 8 ये रहा, मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको बता दूं, एग्जाम में ये वाला ऑप्शन नहीं आया था। एक्चुअल एग्जाम जहां से हमने पेपर लिया है, एनटीपीसी का पेपर है, एनटीपीसी प्रीलिम्स का, एक्चुअल एग्जाम में ये ऑप्शन नहीं था, मतलब कि ये क्वेश्चन गलत आया था। NCCQ, नो चॉइसेस आर करेक्ट क्वेश्चन, तो बाद में विवाद होता है, रिप्रेजेंटेशन तो सही मान लेते हैं। अब अगर मैं इसमें तुक्का बैठाने की कोशिश करूं भैया, तो इसका डिनोमिनेटर नहीं है, इसका डिनोमिनेटर नहीं है, इसका डिनोमिनेटर नहीं है, इसका डिनोमिनेटर कट करके कोई ना कोई इसका फैक्टर आएगा, और 369 का फैक्टर 123 होता है, हम सब जानते हैं। तो मैं इस पर रिस्क खेल सकता हूँ। अगर मान लो मैं रिस्क नहीं खेलना चाहूँ तो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। भाई ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, 1 + 5, 1 + 4 5, 5 प्लस ये हो गया 70, 70 - 3 लिखा है ये, तो दिस इज 67, प्लस अगर मैं इसको देखूं 63 + 2, 65 में 13 का डिवाइड करूँ तो 2 आएगा, और ये 2 ब्रैकेट में बंद रहेगा। फिर ये किसी से मल्टीप्लाई होने वाला है, 65 में से 12 गए तो 53, प्लस एक और ब्रैकेट है मेरे पास में 39 - 39 × 5, 195, 176, तो ये आएगा माइनस का 176। अब अगर मैं इस पूरे को देखूं तो ये हुआ 106, इसमें से माइनस करूंगा तो माइनस का 110। कुछ प्रॉब्लम हो रही है, छोटा ब्रैकेट खुलेगा, छोटा ब्रैकेट खुलेगा,
3 ही लिखा है, 65 माइनस 62, 63, 67। अब 5 आ जाएगा मंझले ब्रैकेट में, ओके सॉरी 5 आएगा, ये 2 नहीं आएगा। तो 265 माइनस 176, 24 और ये 89 हो जाएगा। 89 जब मैं इसमें जोड़ूंगा तो 6 कैरी होगा 1, 156 अपॉन 369। ये भी 3 से कट जाएगा 52 टाइम्स, ये भी 3 से कट जाएगा 123 टाइम्स, इससे ज़्यादा नहीं कटेगा। तो मेरा आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन 52 अपॉन 123। चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, 2 वर्षों में इतना हो गया, 3 वर्षों में इतना हो गया, कुल मिलाकर के 1 साल का ब्याज बढ़ गया 100 रुपये। कितने पर बढ़ा? 1600 पर। डायरेक्ट ही 16 से डिवाइड कर दो क्योंकि 100 से 100 के 2 जीरो तो कट जाएंगे। तो 1/16 हम सब जानते हैं होता है 6.25%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.25%। एक संख्या और उसके 25% का डिफरेंस इतना है, संख्या क्या होगी? अरे भाई बहुत सिंपल है, कोई भी नंबर खुद का तो 100% ही होता है ना, तो 100 और इसका अंतर कितने परसेंट हुआ? 75% हुआ। 75% किसके इक्वल है? 24 के। तो 100% किसके इक्वल होगा? x के। काट दो, ये 3 बार और ये 4 बार, 3 से 8 बार, 8 चौक 32। ऑप्शन नंबर 3। 73, 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की क्वांटिटी ज्ञात करें। तो इसके लिए जब आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया जाता है तो ट्रिक बताते हैं 9, 15, 21 और 25। यानी 25 तक 9 होती है, 50 तक 15 होती है, 75 तक 21 होती है। तो भाई 50 तक तो मुझे याद है ना 15 होती है। अब मुझे 51, 52, 53, 54, 55 को चेक करना है, तो उनमें एक ही होती है 53। तो 15 और 1 16। तो ऐसे 16 नंबर हैं जो 55 से छोटे हैं और प्राइम भी हैं। नेक्स्ट 74, ये तो बहुत ही सिली क्वेश्चन पूछ लिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो हम सब जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है? 3abc होता है। उसी कंडीशन में होता है जबकि ए प्लस बी प्लस सी क्या हो रहा हो? 0 हो रहा हो। और यहाँ पे जब इन तीनों ब्रैकेट को जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा, x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, z से z कट जाएगा। तो दैट मीन्स मेरा आंसर आ गया 3abc, पहला ऑप्शन। ए की जगह x माइनस वाई, बी की जगह y माइनस जेड, सी की जगह z माइनस एक्स। हाँ सर, मेरे हिसाब से 5-7 मिनट लगेंगे मेरे को, है ना, या 10 मिनट भी लग सकता है। ठीक है। 74, DI आपको बता दें, बैंक में 3, 4, 5 क्वेश्चन की ऑन एन एवरेज पूछी जाती है DY। SSC 4 क्वेश्चन की फिक्स DI पूछता है। रेलवे अपनी इच्छा है, कभी एक साथ 4 पूछता है, कभी एक एक करके पूछता है। यहाँ पर एक एक करके DI पूछी जा रही है। बोल रहा है कि कहीं की सेल्स दिए, डेटा कुछ मालूम नहीं पड़ रहा क्या है। तो पहले के 3 वर्ष और आखिरी के 3 वर्ष का डिफरेंस बताना है। तो 150 और 100 और 250, यही लग रहा है अपने को। 500 तो ये हो गए, 100 ये हो गए, 600 ये हो गए, 700 हो गए। 500 और 700 का अंतर होता है 200। तो आगे अपना सेकंड ऑप्शन। बिल्कुल इजी था ये तो। अच्छा, ये कन्वर्ट करने वाले आते हैं भाई, इसका कोई तरीका क्या है? बिना ऑपरेटर के बाकी सब लिख लो, क्योंकि एग्जाम में तो आपको वहाँ पर पेन चला नहीं पाओगे ना मेरी तरह। तो अब अरे यार, ये स्क्रीन रेजोल्यूशन अब बढ़िया है। हाँ, तो मैंने देखा सबसे पहले प्लस दिख रहा है, प्लस को माइनस लिख दो। प्लस कहाँ है? ये लो, माइनस लिख दिया, ये ब्रैकेट बना दिया। मल्टीप्लाई को प्लस लिखना है, आप प्लस लिख दो। माइनस को मल्टीप्लाई लिखना है, आपने लिख दिया। बात खत्म हो गई। पैसा होगी 12 होगा, इससे कटेगा कितनी बार? 2 बार। 9 दूनी 18, 28 में से 18 गए तो 10, अपना आंसर आ गया। अरे भाई, तो स्क्वायर रूट निकालना है, बहुत ही आसान है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, दोनों ही याद है। 19/32, ऑप्शन नंबर 3। स्क्वायर सारे के सारे याद रखें, हमने बहुत सारे टेस्ट डाल रखे हैं स्क्वायर के लिए, अनलिमिटेड टेस्ट डाल रखे हैं। टेस्ट देते जाएं, देते जाएं, देते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। ठीक बात है। अब कुल मिलाकर के सब कुछ यहाँ लिख रखा है। फॉर्मल बॉयज गर्ल्स, इनफॉर्मल बॉयज गर्ल्स, इलिटरेट बॉयज गर्ल्स। क्या बताना क्या है भाई? औपचारिक शिक्षार्थियों, फॉर्मल लर्नर्स, मतलब इनका टोटल हो गया 91। 91 इज टू इनफॉर्मल, इनका रेशो 65, 65, 143। और इन दोनों का टोटल 312। अब देखो, सब के सब 13 से कट रहे हैं, दिखती सी बात है। लेकिन कुछ और टेक्निक भी हो सकती है। वो टेक्निक क्या हो सकती है? चलो एक बार तो हम 13 से काट लेते हैं।
ये 7 आ गया, ये 11 आ गया और ये 24 आ गया। कौन सा ऑप्शन हो गया? फोर्थ ऑप्शन हो गया। अब मैं आपको इसका दूसरी टेक्निक बताऊं तो कुछ फिगर्स याद रखें। 143 का मतलब होता है 11 इंटू 13। 243 का मतलब होता है 3 रेज टू द पावर 5। 343 अधिकतर लोग जानते ही हैं 7 का क्यूब होता है। और 643 का मतलब होता है एक रेशो 6:4:3 तब आता है जब 3 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 5 दे रखा हो तो ये रेशो कन्वर्ट होता है। आप इसे कॉपी कर ले, बहुत बहुत यूजफुल होगा। खैर, अब दूसरा तरीका, मतलब 143 देखते ही मुझे याद आ गया 11 इंटू 13 होता है, मतलब 13 से कट रहा है। 91 सबको ही मालूम है, 13 7 तारा 91, 13 7 91 होता। अब ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है ना भैया कि 91 कभी भी कट करके 11 थोड़ी आ सकता है, तो ये दो ऑप्शन तो कट ही गए। 143 चूंकि इवन नंबर है, कभी भी कट के 24 नहीं आ सकता है, तो अपने आप ही कौन सा ऑप्शन सही हो गया? फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। 78 के पास 79, अविनाश, भुवनेश, चमन। ठीक है, ऑल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन चल रहा है। देखो 20 30 60 का एलसीएम 60 आएगा, इसका मतलब अविनाश करेगा 2 काम, सॉरी अविनाश करेगा 3 काम, भुवनेश करेगा 2, चमन करेगा 1। अविनाश को कितना समय लगेगा यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन उसकी मदद करें? तो यानी पहले दिन कौन काम करेगा? अविनाश, दूसरे दिन भी अविनाश, तीसरे दिन अविनाश, भुवनेश और चमन। अविनाश करता है 3 काम, 3 काम, तीनों मिलकर करते हैं 6 काम। 3 दिन में 12 काम हो गए, बस 12 को रिपीट करते जाओ। वैसे भी हम जानते हैं 12 का भाग 60 में जाएगा, तो 12 पंजे 60 और 3 पंजे 15, यानी ये काम 15 दिन में आराम से खत्म हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 80, राजेश ने क्या करा? अपनी धनराशि का 1/3 हिस्सा हार गया, फिर दूसरी बार बचे हुए का यानी ट्री मेथड इसमें काम करेगा। ट्री मेथड 3/5 हिस्सा हार गया, तीसरे में भी बचे हुए का 4 बटा हिस्सा हार गया, 4/7 हिस्सा हार गया। तो बताओ कितना हिस्सा बचा? मान लेते हैं उसके पास शुरू में x रुपए थे, 1/3 हारा तो 2/3 बचा, 3/5 हारा तो 2/5 बचा, 4/7 हारा तो 3/7 बचा। जो कट रहा है उसको काट दो, जो नहीं कट रहा वह जैसे ही आराम, ये आपका आंसर आ गया 4/35। 4/35, 4/35 सेकंड ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक बात है भैया, ट्री मेथड क्यों लग रहा है? क्योंकि इसमें शेष लिखा हुआ है। कुछ एलिगेशन मिक्सचर का क्वेश्चन लग रहा है, नहीं आसान सही है। रेशो दे दिया 3 का, तांबा, जिंक और लेड, कॉपर, जिंक और लेड। उसमें बोल दिया कि जिंक जो है 90 किलो है, तो टोटल बताओ। तो यार भैया टोटल तो जो है 20 हो गया ना, 13, 6 और 1 20 हो गया। 20 में से जिंक है 6, तो 6 यूनिट का मतलब 90 हुआ, 1 यूनिट का मतलब 15 हुआ, तो 20 इंटू 15 करने पे क्या आता है? 300 आता है। थर्ड ऑप्शन। 82 कितने आयत हैं? अरे भाई बहुत ट्रिक पढ़ा रखी है। 1 + 2 + 3, तीनों को जोड़ लो 6 होता है। इधर से 1 + 2 + 3, तीनों को जोड़ लो 6 होता है, 6 छंग 36। इसमें होंगे टोटल रेक्टेंगल। हम स्क्वायर नहीं गिन रहे, हम रेक्टेंगल गिन रहे हैं। दो संख्याओं का योगफल, ये योगफल लिखा आ गया, योगफल नहीं, इसको योगफल ही पढ़ें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 83। तो योगफल पढ़े, उनका डिफरेंस इतना है। तो भैया ये तो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में वैसे ही आंसर आ जाता है, a + b = 20 और a - b = 2.5। ध्यान की बात क्या है कि हम इनका रेशो निकाल रहे हैं, वैल्यू तो निकाल लेनी है। तो एक बार दोनों को जोड़ दो 22.5, एक बार दोनों को घटा दो 17.5, दोनों 25 से कट जाएंगे 9 बार और 7 बार। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। हाँ, दिए गए पैटर्न को पढ़ें, x के स्थान, मतलब फाइंड द मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। 37, 43, 20, 16, 47, 53, 25, 67, 73, 35। देखो एक बात अभी तक समझ में आ रही है, ये दोनों नंबर प्राइम है, इन दोनों को जोड़ता हूँ तो 80 होता है, 80 को 20 से डिवाइड करता हूँ तो 4 आता है। इन दोनों नंबर को जोड़ता हूँ, दोनों नंबर प्राइम है, 50 100 आता है, 100 में 25 का डिवाइड करता हूँ तो भी 4 ही आता है। गुड। ये दोनों नंबर भी प्राइम है, 140 में 35 का डिवाइड करता हूँ तो भी 4 ही आता है। एक रिजल्ट तो सेम आ गया, पर ये 4 से 16, तो ये 4 से 24 क्यों हो गया? ओके, इसका मतलब है इसने यहाँ पर
पहले वाले 4 को तो 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, मतलब इसने एक सीरीज बना दी। इस वाले 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा, 4 पंजे 20, जो कि ऑप्शन में है भी सही। हम सब जानते हैं फाइंड द मिसिंग नंबर में मल्टीपल आंसर्स आ सकते हैं, लेकिन सही वही होगा जो लॉजिक हो प्लस ऑप्शन में अवेलेबल हो। 85, सुनीता के पास इतना इतना आटा है, रेसिपी में लिखा है एक रोटी के लिए उसको इतना इतना आटा, एक रोटी 1.25 किलो की, 1.25 किलो से कुछ कम की, तो कितने पेड़े कितनी रोटी बना सकती है? पूर्ण संख्या, मतलब इसका मतलब पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। भाई साहब इसको लिखा जा सकता है 37/4 डिवाइडेड बाय 9/8। 9/8 का क्या हो जाएगा? 8/9 हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 बार। 74/9 दैट मीन्स 8.25। अब 8.25 के नियरेस्ट तो 8 है ना, तो 8 रोटियां बना लेगी और कुछ थोड़ा बहुत आटा उसके पास में बच जाएगा। ये लाइन अभी भी आ रही है क्या भाई? अब ज़्यादा आ रही है, अब ठीक है। तो नए तरह का क्वेश्चन था, लेकिन बिल्कुल सिंपल है, नई लैंग्वेज है, कोई विशेष बात नहीं है। अब देखो फिर डीआई का क्वेश्चन आ गया और परसेंटेज दे रखे हैं, मतलब बैंक दे रखा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। दिया गया चार्ट 5 साल के लिए ए और बी, शुरू में 23 लाख जमा कराए। अगर बैंक ए की बजाय बी में जमा कराता तो वर्ष 3 में प्राप्त होने वाली धनराशि, देखो तीनों वर्ष नहीं लिखा है, तीसरा वर्ष लिखा है, मतलब केवल वर्ष 3, मतलब तीसरे वर्ष का अंतर बताना है। तीसरे वर्ष का अंतर है 1.5%। अब भाई साहब इसका राशि 23 लाख रुपए थी, 23 लाख का 1% होता है 23,000, 23,000 का आधा % और निकाल लो 11,500, दोनों को जोड़ दो 34,500। तीनों वर्षों का अंतर नहीं पूछा है, केवल तीसरे वर्ष का अंतर पूछा है। नेक्स्ट 87। और ये भाई साहब इस तरह का क्वेश्चन बवाल होता है, बवाल, स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। बहुत बहुत ध्यान से समझें, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कि ये बोल रहा है अज्यूमिंग दैट शेडेड एरिया डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब इस ब्लैक वाले की तरफ मत देखना भैया, ब्लैक वाला कुछ है ही नहीं, ये मान के चलना है, केवल वाइट वाला ही है। दीज आर बिलेनियर्स, दीज आर कार्टूनिस्ट एंड दीज आर आर्टिस्ट। कुछ अमीर हैं, तो अगर मैंने देखा कि ये कुछ डायग्राम ऐसा बना, ये डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा है, और इधर से कुछ आ रहे हैं ये वाला हिस्सा, इधर से कुछ आ रहा है ये वाला हिस्सा, मतलब इतना ही डायग्राम है, ज़्यादा नहीं है। ये है बिलेनियर, ये है कार्टूनिस्ट, ये है आर्टिस्ट। तो पहला कंक्लूजन पढ़ लेते हैं सिलॉक्स में, सभी आर्टिस्ट बिलेनियर्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। सभी के सभी आर्टिस्ट क्या हैं? बिलेनियर है, क्योंकि जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सब बिलेनियर के अंदर ही तो आ रहे हैं। तो पहली वाली बात भैया बिल्कुल सही लग रही है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर पहले वाली बात सही लग रही है तो फिर भी सारी की सारी बात पढ़ लेते हैं। नहीं गलत हो गया, मैंने सेकंड पढ़ लिया, सभी अरबपति कलाकार है, नहीं नहीं नहीं, ऑल बिलियनियर नहीं, सम बिलियनियर, पहला गलत है, दूसरा सही लग रहा है। फिर भी इसको होल्ड पे रखेंगे और हम तीसरा पढ़ेंगे, कोई कलाकार अरबपति नहीं है भैया। पॉजिटिव स्टेटमेंट वाले डायग्राम में नेगेटिव कंक्लूजन नहीं आता है, कांट से हो जाएगा। सभी कार्टूनिस्ट आर्टिस्ट हैं, नहीं, सभी कार्टूनिस्ट आर्टिस्ट नहीं हैं, ये बात भी हो गई कांट से, तो ये अपने आप सही हो गया। अगर आप पूरे पूरे डायग्राम पे फोकस करोगे तो बुरी तरह से फंसोगे, पूरे डायग्राम पे फोकस नहीं करना है, केवल व्हाइट वाले पार्ट पे फोकस करना है। बोला ना शेडेड वाला एग्जिस्ट ही नहीं करता है। 88, अरे भाई मिरर इमेज तो बहुत आसान है, ई उधर से उल्टा ई दिखेगा। अब देखो ई एन ओ, ये 4 तो सब में दिख ही रहे ना, इनको क्या चेक करना। चौथा यहाँ पर यू है कि आर है, यू है तो ये ऑप्शन कट गया। अब इन सब में आर 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 दिख रहा है, ए जी ए या फिर ए सी ए का फर्क है, तो मुझे आर के आगे ए दिख रहा है तो ये गलत हो गया। अब यही देख लो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला है ए के आगे जी है तो ये नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो मेरा आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। तो मुझे तो इसको डायरेक्ट ही देखना होता है ना, फटाफट फटाफट देखते जाओ और क्वेश्चन करते जाओ, लिखना नहीं होता है। आ सकती स्क्वायर आ रहे हैं भैया, ऑड नंबर के स्क्वायर है, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर 11 स्क्वायर 1 2 1। आजाद, इंग्लिश विंग्लिश, जोधपुर क्वीन, भैया उल्टा सीधा चल रहा है एनोलॉजी में, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर चल रहा है। बी का होता है वाई, एफ का होता है यू, के का होता है पी। केविन पीटरसन, काला पानी, उफ या फिर कुंफू बाय टाटा, वाई यू पी फर्स्ट ऑप्शन। 91 अगेन एक डीआई आ गया, एवरेज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 4 महानगर दे दिए, उच्चतम औसत, मतलब औसत ही दिया होगा, एवरेज लिखा है ना, तो इनका क्या बताना है अनुपात, तो मैक्सिमम और मिनिमम का।
मैंने अभी भी आपको इसकी ट्रिक बताई थी। देखो मैक्सिमम कितना आ रहा है भाई साहब, मैक्सिमम 120 आ रहा है यार। 120 कट के 23 या 11 कैसे आ सकता है? बस सेकंड ऑप्शन सही है, गड़बड़ है। मिनिमम इतना थोड़ी है, हाँ मिनिमम इतना ही है यार, एक 20 और एक 10 बिल्कुल सही है, 12 और 11। ये ट्रिक डिविजिबिलिटी बहुत काम करती है रेलवे एनटीपीसी के अंदर, बहुत इस तरह के रेशो पूछता रहता है। वो पहले वाला भी डीआई था। उस वैन आरेख का चयन करें जो बताता है क्रॉकरी प्लेट बाउल। हम सब जानते हैं कि ये दोनों क्रॉकरी के अंदर आते हैं, तो क्रॉकरी के अंदर ही प्लेट आएगी, क्रॉकरी के अंदर ही कटोरा आएगा, लेकिन दोनों एक दूसरे से मिलते नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। कोई भी प्लेट कटोरा नहीं है, प्लेट अलग है, कटोरा अलग है। भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा। अधिकतर स्टूडेंट एक्चुअल एग्जाम में इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाए, हिला ही नहीं पाए। तो अब हम क्या कर सकते हैं भाई साहब? अरे ये बात तो ध्यान ही नहीं रही मेरे को। ये अगर आप नंबर ऑफ डॉट गिन रहे हो तो बुरी तरह से फंस जाओगे। 3 डॉट, 6 डॉट, 9 डॉट, तो 12 डॉट आना चाहिए, 12 डॉट किसी ऑप्शन में नहीं है। ये रोमन में लिखा है 1 2 3, रोमन का 4, ये रहा। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा भाई साहब, सब तरह की तैयारी करके जाएं। 93 के बाद में आएगा 94। क्या माइक चल रहा है? यस माइक चल रहा है। 4 सूचीबद्ध किए गए हैं, एक अलग है, टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर, कंपास, बीकर। ये लो, कंपास तो मैथमेटिक्स में काम आता है, बाकी सब केमिस्ट्री लैब में काम आता है, तो ये इन सबसे अलग हो गया। 94 के बाद 95, पेनिनसुला डिकोटोमी। जनरली इसमें सम ऑफ लेटर्स होता है, फिर भी चेक कर लेते हैं। पी आता है 16 नंबर पे, इसका 14 से टोटल कर लेते हैं, 14 और 16 होता है 30। ई आता है 5 नंबर पे, 15 वाला मेरे पास कोई है नहीं। आई आता है 9 नंबर पे, आई और ए, ये हो गया 10। यू आता है 21 पर, एस आता है बी 19 पर, ये मिलके 40 हो गए। एन और एल 26 और 5 31, सबको जोड़ लूँ तो यस 111 आ गया। तो इसने क्या करा, सम ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर कर दिया। तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो बहुत आसान है। तो बस ज़रूरत ये होती है कि जो बेस्ट फ्रेंड या फिर कजिन हम काम लेते हैं टोटल करने में, वही काम लेने। तब बताना क्या है, डिकोटॉमी। डिकोटॉमी के लिए भाई चलो, 4 पे डी आता है तो 16 वाला नहीं दिख रहा, 6 वाला नहीं दिख रहा। आई आता है तो 11 नहीं दिख रहा है, 21 नहीं दिख रहा है। सी के लिए 17 वाला क्यों नहीं दिख रहा है? ठीक है, डायरेक्ट ही टोटल कर लेते हैं और क्या। 4 और 9 13 और 3 16, 16 और 8 24, 24 और 30 और 20 50, 74 तो ये हो गए। 13 और 25, 13 और 25 38, जोड़ेंगे तो आएगा 112, 112। 96, अगेन फाइंड द मिसिंग नंबर आ गया है, और 4/4 दिया है तो मालूम नहीं पड़ता लेफ्ट टू राइट चल रहा है, ऊपर से नहीं चल रहा है, हर बार चेक करना पड़ेगा। कोई स्क्वायर क्यूब बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, बड़े बड़े नंबर नहीं दिख रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। ये आ गया पकड़ में, देखो इसका और इसका टोटल इन दोनों के टोटल के बराबर है। 22 22, 26 26, 16 16, तो 24 और 24, तो क्या जोड़ू के 24 आ जाए तो 20। 97, अगेन सिलॉक्स का क्वेश्चन आ गया। सभी घोड़े, अब तक सिलॉक्स के दूसरा क्वेश्चन है, सभी घोड़े स्तनधारी हैं। ऑल हॉर्सेज आर मैमल्स, और कोई स्तनधारी क्या नहीं है, उभयचर नहीं है। मतलब भाई साहब यहाँ कर दिया बिल्कुल मना, ये अंदर नहीं आ सकता, तो उसके अंदर क्या जाएगा, उभयचर यानी कि एम्फीबियन होता है। तो कौन सा कथन सही है? कुछ घोड़े उभयचर हैं, गलत। प्रत्येक उभयचर घोड़ा है, गलत। ऑल हॉर्सेज आर एम्फीबियन, गलत। कोई उभयचर घोड़े नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। तो चौथा ऑप्शन सही चला गया भाई। 97 के आगे 98। अगेन वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया, फिगर वाला, नंबर वाला। डायरेक्ट ही क्वेश्चन पढ़ना चाहिए क्योंकि बाकी हिंट तो इसमें दे रखे हैं। वो ज्ञात कीजिए, उन डॉक्टर्स को मालूम कीजिए जो कि सर्जन है। ये सारे के सारे डॉक्टर, इसमें ये वाले सर्जन, तो 5 और 4 9 हो सकते हैं। अब लेकिन जो कि जनरल प्रैक्टिशनर नहीं है तो इसको शामिल मत करो, तो बचा क्या,
5, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 99, नंबर सीरीज 10 बढ़ गया, 10 बढ़ गया, 20 बढ़ गया, 10 बढ़ गया, 20 बढ़ गया, 10 बढ़ गया। अरे भाई सहारे के सारे प्राइम नंबर हैं, और इन प्राइम नंबर की खास बात है जिनका यूनिट प्लेस 3 होता है। अब हम क्या करेंगे, 113 के आगे 123 तो प्राइम नहीं होता क्योंकि 3 का डिवाइड जाता है। 133 प्राइम अगर होता तो ऑप्शन में होता, वैसे तो 19 सत्ता 133 होता है, तो ये भी नहीं है। 143 आपको बताया था 11 और 13 होता है। 153 में फिर 3 का भाग जा रहा है। 163, यस 163 मुझे नहीं ध्यान है, किसी पहाड़े में आता है, तो ये हमारा आंसर है। ये हमने वैसे ही काट दिया था, ये 3 से डिविजिबल हो रहा है। 173 किससे होता है? हाँ 173 भी प्राइम हो सकता है, पर नेक्स्ट तो 163 आएगा ना, तो डेफिनेटली अपना आंसर है थर्ड ऑप्शन। चारों को अलग करना है, एक अलग करो, वायु, कोयला, सौर और पानी। आई लो भाई साहब, ये हो गया कोयला। बाकी सब क्या है? नेचुरल है, ये भी नेचुरल है। ये क्या है? आउटसाइड अर्थ है, धरती के बाहर है, चाहे पानी हो, चाहे वायु हो, चाहे सौर हो, मतलब अंदर नहीं है। कोयला के अंदर छुपा हुआ है, कोयला अंदर छुपा हुआ है। या फिर मैं कह सकता हूँ कि सब के सब एनर्जी के सोर्सेज हैं डायरेक्ट, और ये रिन्यूएबल है। ये रिन्यूएबल नहीं है, एक बार बन गया बार बार नहीं बनेगा। कुछ कंफ्यूज हो रहा हूँ, आंसर तो भाई कोयला ही आएगा, शायद रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में कंफ्यूज हो रहा हूँ। 100 क्वेश्चन पूरे के पूरे हो गए। 2 क्वेश्चन मेरे पास ऐसे लिखे हुए हैं 38 और 43 जो कि सीक्वेंस में नहीं आए और बीच में रह गए, तो वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ध्यान दें कि आप जो मॉक टेस्ट देंगे ना, उसमें हर मॉक टेस्ट में हर स्टूडेंट का क्वेश्चन नंबर चेंज होके आता है। इनफैक्ट ऑप्शन भी ऊपर नीचे आते हैं। कौन सा था भाई? 38। तो ओबे का डिसओबे से जो रिलेशनशिप है, अपॉइंट का किससे है? वैसे अपॉइंट का डिसअपॉइंट से भी होता है। एक अपॉइंट और डिसअपॉइंट होता है। यार आपने मुझे बहुत डिसअपॉइंट करा, उल्टा हो गया ना, ओबे डिसओबे। तो अपॉइंट मतलब नौकरी देना, तो नौकरी से क्या करना? डिसमिस करना। अब 43, ये क्वेश्चन भी रह गया था एक मैथ रीजनिंग का बीच में। ये देखो 3 आ गए सिलॉक्स के, 3 क्वेश्चन सिलॉक्स के आ गए। सभी मतदाता नागरिक हैं, सभी नागरिक निष्ठावान है। तो ये तो हम जानते हैं, अंदर से बाहर ऑल वाले भी सही, अंदर से बाहर सम वाले भी सही, बाहर से अंदर सम वाले सही, ऑल वाले कांट से। सब ऑल 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 लिखा है, मुझे तो अंदर से बाहर देखना है। तो देखो निष्ठावान से शुरू हो रहा है, कांट से हो जाएगा। मतदाता से शुरू हो रहा है, सही हो जाएगा। नागरिक से शुरू हो रहा है, मतदाता की तरफ जा रहा है, कांट से हो जाएगा। निष्ठावान से मतदाता, कांट से, तो सेकंड ऑप्शन सही किया। ये था भाई साहब एनटीपीसी फर्स्ट का सॉल्यूशन। इसकी एग्जाम डेट मैं आपको बता दूं, इसकी एग्जाम डेट थी 30 दिसंबर 2020। इस डेट पे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको पूरा करा दिया है। हमारे टेस्ट सीरीज में ये मॉक टेस्ट नंबर 1 है। फिर आपसे मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। टाटा।